बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद की सियासी सूरत-ए-हाल, पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल आहिस्ता आहिस्ता तब्दील भी हो रही है और अब कुछ चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। वो मामलात जो कि कुछ अर्सा पहले तक समझ में नहीं आ रहे थे, अब समझ में आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि बाज़-औक़ात ये होता है कि कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं, उस वक्त इंसान सोचता है कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है और ये इतनी जल्दी क्या थी करने की, ये 4 दिन बाद भी हो सकता था, लेकिन उस वक्त नहीं समझ आती। लेकिन अब कुछ ऐसे ही वाक़यात अब जब चीजें अनफोल्ड हुई हैं तो पता चला है कि इमरान खान साहब को आनन फानन सजा क्यों सुनाई गई, गिरफ्तार क्यों किया गया फौरन, और गिरफ्तार करके लाहौर और रावलपिंडी छोड़ के अटक जेल में क्यों बंद किया गया। ये सारे के सारे मामला अब समझ आ रहे हैं। उसकी रीजन है कि अब समझ आती है कि वाकईतन इमरान खान साहब को सजा दिलवाना बहुत जरूरी हो गया था और उनको जेल में डालना बहुत जरूरी था। और अगर वो जेल में ना होते और अगर उनको सजा ना सुनाई जा चुकी होती और वो बाहर होते तो ये जो अब जो कुछ हो रहा है ये कुछ भी ना हो सकता और इसमें हर्डल्स होनी थी, बहुत बड़ी रुकावटें होनी थी। इसलिए पहले से जो कुछ तयशुदा चीजें थी वो होनी ही थी, उनको करना था। इसलिए इमरान खान साहब का जेल जाना भी पहले से तयशुदा था। और ये एक मजीद कुछ गवाहियां आ गई हैं कि इमरान खान साहब को जो सजा सुनवाई है वो मेरिट पे नहीं बल्कि वो कुछ एजेंडा है जिसकी तकमील होनी है और उस एजेंडे की तकमील के लिए इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और ऐसी जेल में है कि जहां पे इंसान को तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जेल से आई है पहले मैं वो बताता हूं, उसके बाद फिर कुछ खबरें आपस में डॉट्स मिलाएंगे तो समझ आ जाएगा कि इमरान खान पे इतनी सख्तियां क्यों हो रही हैं। और जितने मर्जी सख्ती कर लें, जो कैदी नंबर 804 है वो किसी के काबू में आने वाला नहीं है, वो किसी की बात में आने वाला नहीं है, वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो नहीं झुकेगा, वो लिख के नहीं देगा, वो बयान हल्फी भी नहीं देगा, वो मुआहदा भी नहीं करेगा, वो सियासत से भी नहीं निकलेगा, वो सरूर पैलेस में भी नहीं जाएगा, वो लंदन के किसी अपार्टमेंट में नहीं जाएगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा, बल्कि वो कहता है कि मेरी फिक्र छोड़ें, मैं जिस हाल में भी हूं मैं यहीं रहूंगा और ये जितना भी कर लें, मुझे जितनी भी सजा देनी है दे लें, मैं मर तो सकता हूं जेल में पड़ा पड़ा, लेकिन मैं ये नहीं हो सकता कि मैं मुआहदा कर लूं और सरेंडर करूं और मैं अपने आज़ादी से और अपने हकूक से दस्तबरदार हो जाऊं और फिर मेरी कौम जो है पाकिस्तानी कौम वो महकूम और गुलामों की जिंदगी गुजारे। वो ये कहते हैं इमरान खान साहब। अब आते हैं जरा सूरत हाल ये है कि कल क्योंकि केयर टेकर सेटअप आ रहा है, काबीना इजलास, काबीना हल्फ उठा रही है, फलां वजीर के पास फलां के पास फलां, जो इमरान खान से मुताल्लिक खबरें थी वो जरा ओझल थी। तो मैंने कहा पहले जरा आपको करंट सिचुएशन जो है वो बताई जाए। अब जरा इमरान खान साहब का सुन लें। कल जी जो दिन गुजर गया, इमरान खान साहब की हियरिंग थी इस्लामाबाद चीफ जस्टिस की अदालत में। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब। अब जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मैटर्स होते हैं, होता यह है कि अगर कोई जज साहब छुट्टी पे हैं तो वो दूसरी अदालत को वो फाइल भिजवा दी जाती है अर्जेंट मैटर की। तो इमरान खान साहब का मामला भी उसी नौयत का है कि वो भी अर्जेंट मैटर का था, इसलिए छुट्टियों में सुना जा रहा है। अदरवाइज अगर अर्जेंट ना होता तो छुट्टियों में बिल्कुल ना सुना जाता। तो बहरहाल वो कल फिक्स डेट और उनकी अडयाला जेल मुंतकिली का मामला अटक से, क्योंकि उनको गैर कानूनी तौर पे अटक जेल में रखा हुआ है, तो अडयाला मुंतकिल करने का मामला था, वो हियरिंग थी। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो छुट्टी पर थे। अचानक पता चला कि वो छुट्टी पर हैं, अदम दस्तयाबी और समात नहीं हो सकी। तो ये एक काफी एक ऐसा झटका था जो कि मुनासिब नहीं था और उसकी वजह कि अगर छुट्टी पर थे तो किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल किया जा सकता था, लेकिन दूसरी अदालत को भी मुंतकिल नहीं किया गया और तमाम केसेस जो आमिर फारूक साहब ने अपने पास रखे हुए हैं इमरान खान साहब के। तो अदालत ने पंजाब हुकूमत और जेल हुकाम से जवाब तलब कर रखा था, लेकिन जाहिर है वो थे ही नहीं, तो फिर होना क्या था, वो पोस्टपोन हो गया। इसी तरीके से वकला की मुलाकातें इमरान खान साहब से, जो कि ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर है कि 3 वकला का पैनल इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकता है, लेकिन पिछले हफ्ते भी उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई और कल जो गुजरा है दिन, उस दिन भी मुलाकात नहीं हुई, कल भी मुलाकात नहीं होने दी गई और सिर्फ एक वकील की मुलाकात की इजाजत दी जेल हुकाम ने। और वो अंदर क्या सूरत हाल है वो बाद में बताते हैं, लेकिन जो इस वक्त चल रही हैं रेशा दवानियां और हर्डल्स, जो इंसाफ नहीं दिया जा रहा इमरान खान साहब को,
मेरिट पे नहीं दिया जा रहा आइन और कानून के मुताबिक वो जरा, तो लिहाजा वकला को इजाजत नहीं मिली और 15 दिन के बाद एक वकील को इजाजत दी गई और वो भी बड़ी बहस और तमहीज के बाद। और वो फिर वकला ने आपस में डिसाइड किया, शुएब शाहीन भी थे, बैरिस्टर गौहर भी थे, उमैर न्याजी भी थे, इंतजार हुसैन पंचोता भी थे, नईम हैदर पंचोता भी थे, सबके सब पूरी टीम, शेर अफजल मरवत भी थे, क्योंकि 180 मुकदमात हैं इमरान खान साहब पे और 180 मुकदमात हैं, वो जेल में हैं और जमानतें उनकी खारिज हो रही हैं, आगे अपीलें फाइल करनी है, हिदायत लेनी है। लेकिन इमरान खान साहब, हमने पहले भी कहा था कि 15-20 दिन कम से कम इमरान खान साहब से किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी और वही हुआ कि 15-20 दिन तो क्या 15 दिन तो गुजर गए, अब अगले 15 दिन भी कोई चांस नजर नहीं आ रहा कि उनको मिलने की इजाजत दी जाएगी। बुशरा बीबी की मुलाकात हुई थी, वो हमने आपको डिटेल आपको बता दी थी। अब जो इसमें काफी बहसों मुबाहिसे के बाद उमैर न्याजी साहब अंदर गए हैं, वो 1 घंटा मुलाकात करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कमरे में मुलाकात हुई और मजे की बात ये बताएं कि ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को ये जो मसाइल सामने ला के वो उनको तंग कर लेंगे और उनको तोड़ लेंगे, जेल में इमरान खान साहब को तोड़ा जाएगा, उनके आसाब को तोड़ा जाएगा, उनके नफ्सियाती हमले किए जाएंगे और उनकी ईगो को हर्ट किया जाएगा और इस तरीके से वो मजबूर हो जाएंगे नवाज शरीफ साहब की तरह के डील करें और जो उनको ऑफर्स की जा रही हैं, इमरान खान साहब को पेशकशें की जा रही हैं, शराइत रखी जा रही हैं कि आप जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि पहले दिन ही मुलाकात के लिए कोशिश की गई थी, पहले दिन ही इमरान खान साहब से मामला तय करने के लिए कोशिश की गई थी अटक जेल में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी, पहले दिन वाली भी नाकाम हो गई थी। तो अब भी यही कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब की तरह तंग करें। अटक किला में उनको रखा हुआ था, तो नवाज शरीफ साहब ने मजीद निजामी साहब को कहा था कि ये मच्छर बड़े हैं यहाँ पे, मेरी जान छुड़वाएं। तो इमरान खान साहब का भी यही ख्याल था कि वो मुआहदा करेंगे और 10 साल का मुआहदा करके निकल जाएंगे कि जी मैं सियासत से बाज आया और मैं अपनी पार्टी भी छोड़ रहा हूँ, सियासत भी छोड़ रहा हूँ, जाए भाड़ में सब कुछ मैं गया। तो इमरान खान साहब ऐसा नहीं कर रहे और ये जो नहीं कर रहे यही असल में मसाइल पैदा हुए हैं। और अगर इमरान खान साहब को उस वक्त गिरफ्तार न, उस वक्त आनंद फानंद सजा 5 अगस्त को सुना दी जाती और 5 अगस्त को सजा सुनाई गई, 4 को सुनानी थी वैसे, 5 तक मामला चला गया, 5 को सजा और ठीक 15 मिनट के बाद सजा इस्लामाबाद में सुनाई जाती है, 15 मिनट बाद दीवारें फैलांग के इमरान खान साहब के घर पुलिस दाखिल हो जाती है और एक कमांडो एक्शन होता है और उनको गिरफ्तार करती है, कपड़ा मुंह में, कपड़ा सर, चेहरे पे कपड़ा डाल के, ऐसे जैसे कोई बहुत पता नहीं क्या किसी इलाका गैर में ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उनको लेके आते हैं। तो अब समझ आ रही है कि दरअसल क्योंकि कल जो हुआ, एक तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि पहले तो वो सुन लें, इमरान खान साहब ने कहा अपने वकील से कि वो आए जब, मजे जो दिलचस्प बात है, वो आए तो एसी चल रहा था, डिप्टी सुप्रीम जेल का कमरा था, वहां पे एयर कंडीशन ऑन था, तो वकील साहब बैठे थे, इमरान खान साहब को सेल से लाया गया कि जी आए, मुलाकाती आए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले आके एसी बंद करवाया, उन्होंने कहा जी एसी बंद करें, और वो बगैर एसी और बगैर पखे के वो वहां पे मौजूद रहे और उन्होंने 1 घंटा वहां गुजारा, क्योंकि उनके सेल में काल कोठड़ी जो है वहां पे ना पंखा है ना ही वो है आपका एसी है, एक छोटा सा वो रखा हुआ है कान ठंडे करने के लिए, कान को हवा देने के लिए एक छोटा सा डब्बा सा रखा हुआ है, उसके अंदर छोटा सा पंखा रखा लगा हुआ, छोटा सा पंखा लगा हुआ है और उसमें वो पानी डलता है, अपने वही इमरान खान साहब ने खुद ही पानी डालना होता है उसमें कि जी ये चलता रहे तो शायद कोई हवा आ जाए। तो ये एक है, एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहरहाल उसके बाद ये हुआ जी कि उन्होंने सेल में, जाहिर है जिस हालत में सेल में रह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरा तो सेल का हाल वही है, कोई मसला नहीं है, वही खुला बाथरूम और कोई खुला टॉयलेट और ये सारा कुछ, और मुझे शीशा तक नहीं दिया गया कि मैं अपनी शेव बना सकूं। शेव बड़ी हुई थी खान साहब की, तो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। वो शेव बढ़ेगी, ज़ाहिर शेव बढ़ती है तो अच्छा भला हशाश बिशाश आदमी भी ऐसे लगता है कि उजरा उजरा सा लगता है। ज़ाहिर है या तो फिर इंसान दाढ़ी रख ले, और दाढ़ी भी अगर उसको भी सही वॉश ना किया जाए और वो भी हो जाती है, तो इसलिए उनकी शेव बढ़वाई जा रही है। फिर वह यहाँ से फोटो लिए जाते हैं, फोटो ये बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किए जाते हैं फिर, और हो सकता है इस्तेमाल सोशल मीडिया पे डाल दिए जाएं या किसी को खुश करने के लिए बताया जाए हाई एप्स को कि जनाब आजकल इस हालत में है। तो शेव बड़ी हो तो बंदा वैसे ही लगता है कि बहुत परेशान हाल है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। तो उनकी शेव बड़ी हुई थी, शीशा नहीं दिया जा रहा,
تاکہ وہ شیو نہ کر سکیں. اور انہوں نے بتا دیا کہ سیم سٹیٹس ہے, کوئی وہاں پہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑیں, میں ہر حال میں رہنے کے لیے تیار ہوں اور میں بالکل یہاں پہ اسی حالت میں, جس حالت میں بھی رکھیں. اور جو سامان ان کو دیا گیا تھا عدالت کے حکم پہ, وہ ابھی تک عمران خان صاحب کو کال کوٹھڑی میں نہیں پہنچا. بیرک نمبر 3 قیدی نمبر 804 کو نہیں پہنچا. اس کا اپنا سامان جو عدالت کے حکم پہ دیا گیا تھا وہ نہیں پہنچا. ضرورت کی اشیاء, جو استعمال کی اشیاء, وہ بھی نہیں پہنچی. تو بہرحال جی, تو ایک تو یہ انہوں نے میسج دے دیا کہ باہر جا کے بتا دیں شاندانہ گلزار کا, انہوں نے خاص طور پہ, اور اس کے بعد شہریار افریدی کی رہائی پہ بہت خوش ہوئے. باقی جتنے بھی گرفتار کارکنان ہیں, رہنما ہیں, ان کے لیے انہوں نے دعائیں کی اور یہ ہو گیا, ملاقات ہوگی ختم. اور خبریں چلوانے کی بعد میں کوشش یہ کی گئی کہ عمران خان صاحب پھٹ پڑے. عمران خان صاحب نے قانونی ٹیم سے کہا میں ابھی کیوں اندر ہوں, میرے معاملات کیوں نہیں صحیح ہینڈل کیے جا رہے. تو یہ باقی ساری یہ ظاہر ہے جی اندر سے. تو یہ باہر آ کے وکیلوں نے بتا بھی دیا, اور شعیب شاہین صاحب نے بھی بتایا, شیر افضل مروت نے بھی بتایا, گوہر صاحب نے بھی بتایا, عمیر نیازی صاحب نے بھی بتایا, سب نے, انتظار حسین نے بھی بتایا. یہ ساری باتیں ہو گئیں جی. اس کے بعد آتے ہیں, اب سمجھ آتی ہے کہ یہ گرفتار, اب آتے ہیں اس معاملے پہ کہ کیوں جلدی کیا تھی. وہ اس لیے گرفتار کرنے کی جلدی تھی اور جیل میں ڈالنے کی, کیونکہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, کل نگراں کابینہ بھی آ گئی, اور نگراں کابینہ ٹیکنوکریٹ کی آ گئی ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, یہ سارے ایک سائڈ پہ رکھ دیے گئے ہیں. مسلم لیگ نواز کے ساتھ میچ فکس کیا ہوا ہے, فی الوقت میچ فکسنگ ہے, اور شہباز شریف کے ساتھ, کہ شہباز شریف صاحب کو بچا کے رکھا ہوا ہے. نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ کو فارغ کیا گیا ہے, اور شہباز شریف صاحب کے لیے ابھی بچا کے رکھے ہوئے ہیں 2-4 پیس. تو ان کے ساتھ میچ فکسنگ چل رہی ہے, اور لالی پاپ دیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں, نون لیگ کو اور نواز شریف صاحب کو, مریم صاحبہ کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے. کیا فکر نہ کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بات تسلی رکھیں کہ ان کے لیے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونا. اور اس کے بعد آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف, تو ان کو اندر رکھنے کا. تو کل الیکشن کمیشن نے ایک طرف کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا جی, نگراں کابینہ آ گئی. دوسری جانب الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ الیکشن نہیں ہونے, اور 90 دن والا معاملہ. تو اب اصل معاملہ یہ تھا کہ طویل دورانیے کا نگراں سیٹ اپ, کیئر ٹیکر سیٹ اپ, ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ, یہ بہت عرصے سے پائپ لائن میں تھا اور اس کو لانا ہی لانا تھا. اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہے, جس کے پاس اس وقت اسٹریٹ پاور ہے, اور جو مزاحمت کر رہے ہیں, اور جو جمہوریت کے لیے, رول آف لا کے لیے, کانسٹیٹیوشن کے لیے وہ مزاحمت کر رہے ہیں, اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے, میڈیا کی آزادی کے لیے وہ آوازیں اٹھا رہے تھے. عمران خان صاحب اٹھا رہے تھے, اور ان کے ساتھ باقی بھی 10,000 سیاسی قیدی بھی جیلوں میں ڈال کے دیکھ لیا, تمام رہنماؤں کو بھی بند کر کے دیکھ لیا, جیل مقدمے پرچے ہر چیز کر کے دیکھ لی. عمران خان صاحب صرف باہر تھے, اس لیے ان کو بھی اندر رکھنا ضروری تھا, کیونکہ وہ آج ہوتے تو یہ الیکشن کم از کم اس طریقے سے پوسٹ پون نہ ہو پاتے. تو یہ الیکشن پوسٹ پون کروانے کے لیے ہی یہ سارے کا سارا ایک تیار کیا ہوا تھا اسٹیج, اور اس کو اس طریقے سے پورا کیا گیا ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی آپ لوگ کر لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ آپ طول تو دے سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. ضیاء صاحب نے اپنے اقتدار کو طول دیا تھا 11 سال کے لیے, لیکن 11 سال بعد جب وہ سورج غروب ہوا تو وہیں سے سلسلہ شروع ہوا تھا جہاں پہ ختم کیا تھا 11 سال پہلے. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی, اس کو جیل میں رکھا گیا, ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا. ان کی تدفین بھی سرکاری طور پہ 4-5 لوگوں نے کی, جنازہ بھی 5-7 لوگوں نے پڑھایا, ہر چیز کر کے دیکھ لی تھی. اس وقت بھی نہ ہی میڈیا تھا, نہ ہی سوشل میڈیا تھا, نہ ہی ڈیجیٹل میڈیا تھا, اور نہ ہی کہیں ان کی آواز اور تصویر آتی تھی. 2 اخبار ہوتے تھے, نوائے وقت اور جنگ, یہ 2 اخبار ہوتے تھے, اور باقی پاکستان ٹیلی ویژن تھا, کوئی ٹی وی چینل تھا نہیں. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نہیں مر سکے تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نہیں مر سکے تھے. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ عمران خان کا نام مٹا دیں, اس کو نام لینا پہ پابندی, تصویر غائب کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو یہ کام نہیں ہونا. اور پھر عمران خان صاحب کے بارے میں جو ان کے اپنے کزن حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں, وہ بڑا واضح اور 2 ٹوک انداز میں بتا دیا انہوں نے کہ وہ ویسے تو کہتے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب ایک بڑی باریک کام کرتے ہیں, کیونکہ ہیں تو عمران خان صاحب کے مخالف. وہ عمران خان صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں, اور ان فیکٹ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ اے بندہ تو قابو نہیں آ رہا, انہوں قابو کر کے دکھاؤ نا ذرا. نواز شریف نے تو تسی منا لیا, انہوں منا کے دکھاؤ. تو وہ اصل میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب بہت تیز آدمی ہیں,
تو بہرحال ان کے اپنے بیٹے بھی حسان نیازی صاحب، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کریں حسان نیازی صاحب کی بھی، اور کیونکہ ان کو پنڈی لایا گیا ہے اور ملٹری ٹرائل کا پروگرام ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے جی آسانیاں پیدا کرے، پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، تو گیم پلان بہت عرصے سے بنا ہوا تھا، تو 16 مہینے جو کچھ ہوتا رہا وہ اب چینج بھی ہو گیا ہے، تو ابھی تک کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب جو ہیں عمر فاروق صاحب، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے، سلامتی بھی دے، اور انصاف کرنے کی ہمت بھی دے، حوصلہ دے، استقامت بھی دے، اور ان کو توفیق بھی دے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر و اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔